Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. This is part third of the Vedic culture and we are going to discuss today about the literary sources of the Vedic period. हाँ, जो साहित्यिक स्रोत हैं वैदिक काल के उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे आज हमारा फोकस वेदों पर होगा, लेकिन वेदों में भी आज का हमारा जो वीडियो होगा वो कंप्लीटली जाएगा हमारा वीडियो आज का ऋग्वेद पे। तो आज हम ऋग्वेद को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट अस हैव अ लुक ऑफ द प्रीवियस क्लास। ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। देखिए एक बार ब्रीफ में देख लीजिए, वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया था। हाँ, 1500 एक बार फिर देख लीजिए, 1500 बीसी और 1000 बीसी ऋग्वैदिक पीरियड का है। ठीक है, या इसे हम पूर्व वैदिक काल कह ले, ऋग्वैदिक काल कह ले या अर्ली वैदिक काल कह ले इंग्लिश में। और टाइम पीरियड क्या है 1500 बीसी टू 1000 बीसी। देन हमारा जो दूसरा है उत्तर वैदिक काल या हम लेटर वैदिक पीरियड कह ले 1000 बीसी टू 600 बीसी, ये हमारा था। बाद में हमने सोर्सेज की बात की थी और हमने कहा था कि जानने के किसी भी सभ्यता को, अगर पुरानी सभ्यता को जानना हो तो हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक साहित्यिक सोर्स होता है और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, यानी कि पुरातात्विक सोर्स होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं। तो देखिए सोर्सेज में एक तो हमारे पास साहित्य के साक्ष्य होंगे, साहित्यिक साक्ष्य होंगे और पुरातात्विक साक्ष्य होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है कि मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख देखते हैं और देखते हैं पोर्टरी, मृदभांड। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैंने बताया था कि अभिलेखों में सबसे पहले मैंने बताया था कि एक अभिलेख आता है, इंस्क्रिप्शन है, जो कि एशिया माइनर, तुर्की को ही कहते हैं एशिया माइनर। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो को देखिएगा, सब कुछ डिटेल में मिलेगा आपको, तो लिखा हुआ मिलेगा, सारा चीज नहीं लिख रहा हूं आज क्योंकि बस 5 मिनट में हमें रिव्यू करना है। तो ये एशिया माइनर कहें या आज का जो तुर्की है उसका इंस्क्रिप्शन कह लें, जो कि 1400 बीसी का है और इसे हम कहते हैं बोगस गोई का अभिलेख। ठीक है, ये अभिलेख मिलता है और इसमें मिलता क्या है मैंने बताया भी था कि इसमें दो कबीले हैं, दो ट्राइबल्स हैं और दो ट्राइबल्स के दो ग्रुप हैं, दो कबीले हैं और एक कबीला जो है उसका चीफ जो है या राजा कह ले, उसका नाम है सुबिलम्मा, वो और उस कबीले का नाम है हित्ती कबीला। एक है हित्ती कबीला, दूसरा है मितन्नी कबीला, यानी हितन्नी ट्राइब, मितन्नी ट्राइब, दो ग्रुप हैं। हितन्नी ट्राइब जो है और हितन्नी ट्राइब जो है उनका जो राजा है उसका नाम है सुबिलम्मा और मितन्नी ट्राइब जो है उनका जो राजा है उसका नाम है या किंग जो है मत्युवजा। सारा लिखवा चुका हूं पिछले वीडियो में। अब इन दोनों में लड़ाई होती है, वार होता है और उसके बाद एक ट्रिटी होती है, संधि होती है। और संधि में क्या होता है, इस ट्रिटी में क्या होता है, 4 देवताओं का नाम लिया जाता है, शपथ दिलाई जाती है 4 देवताओं की। और वो 4 देवता कौन कौन से हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, ठीक है, और मित्र हैं और नासत्य कह ले या अश्विन देवता कह ले। अश्विन देवता औषधियों के देवता हैं। तो इन 4 देवताओं की शपथ दिलाई जाती है और इसी के साथ ट्रीटी होती है। तो देखिए ये ट्रीटी होती है तुर्की में, शपथ दिलाई जाती है 4 देवताओं की और ये चारों देवता जो हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये जो हैं वैदिक देवता हैं। तो एक तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें कुछ जानकारियां, इंफॉर्मेशन मिलती है और ये 1400 बीसी का 1400 ईसा पूर्व का ये बोगसकोई का इंस्क्रिप्शन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कस्सी का अभिलेख है ईरान का, लिखेंगे वैसे KASSITE इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बोलेंगे कस्सी। कस्सी का अभिलेख है जो कि ईरान का है और ये 1600 बीसी का है और इसमें कहा गया है कि अ ब्रांच ऑफ ईरानी आर्यंस केम टू इंडिया। बस इतना इसमें जानना है, ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई और ये है 1600 बीसी का ये इंस्क्रिप्शन है। तो एक तो ये हो गया पॉटरी, OCP और PGW। OCP ओपेड कलर्ड पॉटरी, गेरू वर्णीय मृदभांड, गेरुआ रंग का, और PGW पेंटेड ग्रेवेयर या हम इसको हिंदी में कहें चित्रित धूसर मृदभांड।
ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। तो ये चीजें हैं, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। अब मैं आपको बताऊं एक और पुरातात्विक सोर्स है जिसे मैंने लिखा नहीं था पिछले वीडियो में भी, आप एनसीईआरटी जाकर पढ़ेंगे RS शर्मा की, रामाशरण शर्मा की, तो उसमें मिलेगा। भगवानपुरा हरियाणा में एक जगह है और वहां के एक्सकैवेशन में 3 कमरे तो मिले ही हैं, ठीक है, साथ में कुछ पीजीडब्ल्यू भी मिले हैं और ये पंजाब में भी 3 साइट मिले हैं। एक तो भगवानपुरा हो गया हरियाणा का, और पंजाब में 3 साइट मिले हैं, यानी 4 टोटल साइट अगर देखें तो इन चारों साइट्स पे आपको पीजीडब्ल्यू के एविडेंसेस मिलते हैं। और ये पीजीडब्ल्यू के एविडेंसेस करीब करीब ये ऋग्वैदिक काल के हैं, ऋग्वैदिक पीरियड के हैं। वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। भगवानपुरा में तो 13 कमरों का एक मकान भी मिला है। तो ये आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में था। 2 इंस्क्रिप्शन, बोगसबोई, कस्सी और पॉटरी, मृदभांड को आप याद रखेंगे। और दूसरी बात मैंने जो बता दिया, भगवानपुरा और पंजाब में, भगवानपुरा में एक साइट है और पंजाब में 3 स्थल हैं जहां पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिलते हैं। इसको आप जाके एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो और भी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन मुख्य बात जो है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इधर देखते हैं लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक सोर्सेज की बात अगर करें तो 4 हैं, वेदा, ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषद। वेदास के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन वेदों को हमने बताया था कि वेदास को श्रुति बोलते हैं क्योंकि वेद जो है ये वैदिक साहित्य को, बेसिकली लिटरेचर वैदिक साहित्य है, इनको आप वैदिक लिटरेचर भी कह सकते हैं। अभी मैं लिखूंगा, वैदिक लिटरेचर कहूंगा इसे, वैदिक साहित्य कहेंगे, ठीक है, वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य कहेंगे। तो वैदिक साहित्य में आप देखेंगे वेदा है, यानी वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है। वेद में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब वैदिक साहित्य को हमने बताया था कि इसको श्रुति कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सुन सुनकर लिखा गया। हाँ, एक पीढ़ी ने सुना पिछली पीढ़ी से, फिर अगली पीढ़ी ने फिर इसे नेक्स्ट पीढ़ी को दिया, फिर उसके बाद उस पीढ़ी ने अपने नेक्स्ट जनरेशन को दिया और इस तरह से बातें आगे बढ़ती रही, ठीक है। वैदिक साहित्य को अपौरुष्य भी कहा जाता है। अपौरुष्य का मतलब जिसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा, यानी इंसान द्वारा नहीं लिखा गया। कहा जाता है कि भगवान ने खुद ज्ञान की बातें बताई ऋषि मुनियों को, सेंट्स को, और ऋषि मुनियों ने उसे आगे बढ़ाया। फिर लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अगली पीढ़ी को ये ज्ञान दिया और इस तरह से ये ज्ञान की बातें आगे बढ़ती रही और बाद में इसे कंपाइल किया गया, संकलन, अच्छी बातों का संकलन कर दिया गया। तो चूंकि किसी पुरुष ने नहीं लिखा, भगवान ने ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया और उनके द्वारा धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ज्ञान की बातें आगे बढ़ी, तो इसको कहा गया अपौरुष्य। इसे नित्य भी कहा जाता है वेदों को, ठीक है, वैदिक साहित्य को, वेदों को नहीं, पूरे वैदिक साहित्य को नित्य भी कहा जाता है। नित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान का कोई अंत नहीं, गॉड का कोई अंत नहीं और ज्ञान का भी कोई अंत नहीं, इसलिए नित्य है, वैदिक साहित्य नित्य है, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण के बारे में हमने बता दिया था कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदा, चूंकि वेद जो है संस्कृत में है, जनमानस की भाषा नहीं है संस्कृत, समझने में दिक्कत होगी, छंदों में है, मीटर्स में लिखा गया है, छंदों में, ठीक है। और ये बेसिकली इसको समझने में दिक्कत होगी, संस्कृत क्लिष्ट भाषा है, तो इसको आसान लैंग्वेज में, गद्य या प्रोज या स्टोरी फॉर्मेट में, ब्राह्मणज में इनकी बातों को लिख दिया गया। यानी कि ब्राह्मणा क्या हुए? एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, वेदों की व्याख्या आसान भाषा में, ठीक है। उसके बाद अरण्यक की बात हमने की थी। अरण्यक क्या है भाई? अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, अरण्य का मतलब जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट। तो कुछ बातें ऐसी हुई, कुछ चीजें ऐसी लिखी गई जिन्हें जंगल में रहकर लिखा गया। विद्यार्थियों ने या सन्यासियों ने जंगल में रहकर पढ़ा और लिखा, तो इसमें फिलोसॉफिकल बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, ठीक है, रहस्यवादी बातें हैं और दार्शनिक बातें हैं अरण्यक में, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में सारा बताया हुआ है। उसके बाद उपनिषद, उप मतलब नजदीक और शद मतलब बैठना, नजदीक बैठना, कहते हैं टू सिट डाउन क्लोजली, नजदीक बैठना, ठीक है।
किसके नजदीक बैठना? गुरु के नजदीक बैठना। शिष्य गुरु के नजदीक बैठेंगे और आपस में वार्तालाप करेंगे। उस वार्तालाप से जो बातें निकल के आएंगी वो चीजें उपनिषद में लिखा जाएगा। और कहा जाता है कि उपनिषद आर द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदास, एंड ऑफ वेदास। तो वेदों का अंत यहां पर होता है, इसलिए उपनिषद को हम वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत, इसे हम वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत, वेदांत। तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट को उठाएंगे और हम डिस्कस करेंगे। आज हम वेदों से शुरू कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या? वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। देखिए, हर वेद के, समझ लीजिए इसका, हर वेद के ब्राह्मण है, हर वेद के अरण्यक है, हर वेद के उपनिषद है, जिसका हम लास्ट में एक चार्ट बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। कौन सा वेद है, उसके ब्राह्मण कौन से हैं, उसके अरण्यक कौन से हैं और उसके उपनिषद कौन से, इसका एक चार्ट हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, अभी हम वेद को पढ़ेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट अभी जो टॉपिक चलेगा, आज तो सिर्फ ऋग्वेद चलेगा। ठीक है, उसके बाद जब वेदों के बाद चारों वेद हम पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उपनिषद को, और उपनिषद के पढ़ने के बाद इसको डिटेल पढ़ना है और फिर इसका हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हर वेद का ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद लिख लेंगे सामने सामने, ताकि आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा फोकस है वो है ऋग्वेद पे। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद को पढ़ने से पहले एक चीज यहां मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पढ़ेंगे, हम जब आगे की विशेषताओं को देखेंगे तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमने एक बार ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ लिया फिर हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये हम क्या करेंगे, आगे जैसे ही पढ़ेंगे हम, वहां पे हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यहां की जो विशेषताएं हैं और यहां की जो विशेषताएं हैं उसमें क्या अंतर आया है, क्या चेंजेस हैं। जैसे कुछ चीजें मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यहां एग्रीकल्चर जो है वो मुख्य पेशा नहीं है, पशुपालन है। यहां जाके एग्रीकल्चर थोड़ा सा शुरू होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके एग्रीकल्चर का महत्व तो बढ़ेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो राजा है वो मात्र एक ट्राइबल चीफ है, लैंड नहीं है। यहाँ पे आके उसके पास लैंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ राजा को की सहायता करने वाले, ट्राइबल चीफ कहें या राजा कहें, किंग कहें, उसकी सहायता करने वाले कुछ जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी कहें। ठीक है, जो ऑफिसर्स हैं, जैसे पुरोहित हो गया, एक तरह से उनको असिस्ट कर रहे हैं सहायक के रूप में, तो पुरोहित हो गया, सेनानी हो गया, ये सब मिलेंगे। यहाँ 12 लोगों की एक सभा हो जाएगी जिन्हें रत्नीम कहेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ कोई रेगुलर टैक्स का सिस्टम नहीं है, स्वेच्छा से कोई टैक्स दे देगा तो ठीक है। ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, दे दिया तो ठीक है, टैक्स नहीं था, वो स्वेच्छा से दे दिया राजा को। ठीक है, तो वो चीजें होंगी। यहां पर आते ही हियर यू विल गेट रेगुलेशन इन टैक्सेशन सिस्टम। यहां पे मस्ट हो जाएगा टैक्स, नियमित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें पढ़ाई ऐसे ही करनी है और आपको भी ऐसे ही तुलनात्मक रूप से, जब आप भी घर में पढ़िए तो वैसे ही पढ़ना होगा। तो ये जब आगे की विशेषताओं को देखेंगे तो हम देखेंगे, यहां पर एक चीज बताना जरूरी है कि इन दोनों पीरियड को बांटने का, डिवाइड करने का एक आधार है। और वो आधार क्या है? वो आधार है एक जगह है एटा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, और ये है कहां? ये है एटा डिस्ट्रिक्ट में, समझ लीजिए। एटा डिस्ट्रिक्ट मैंने बोल दिया, एटा डिस्ट्रिक्ट में अतरंजी खेड़ा एटा जिले में है। ठीक है, एटा जिले में अतरंजी खेड़ा। तो यहां पर आयरन के एविडेंस मिलेंगे, आयरन के साक्ष्य मिलेंगे, एविडेंसेस ऑफ आयरन। लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, तो यहां आके लोहे का साक्ष्य मिलेगा। एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो अतरंजी खेड़ा वहां पे है, वहां पे एविडेंस मिलेंगे आयरन के। तो यही एक डिवीजन का आधार है दोनों पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक के पीरियड में। देखिए, एक और अंतर आएगा, यहां आयरन नहीं है, यहां आते आते
आयरन की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन लार्ज स्केल पे आयरन का इस्तेमाल 600 बीसी आते आते होगा, बड़े पैमाने पर, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक आधार है जो अतरंजी खेड़ा में जो आयरन के एविडेंस मिले हैं, तो ये एक आधार है दोनों पीरियड को बांटने का। यहाँ आयरन मिलता है और फिर इसके बाद यहाँ से लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत हो जाएगी, जो कि हम देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, महान परिवर्तन होंगे धीरे धीरे आयरन के इस्तेमाल से। तो अब हम शुरू करेंगे ऋग्वेद को। तो आइए अब ऋग्वेद को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए अब हम 4 वेदों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों में से पहले वेद की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के बारे में तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला वेदा है, फर्स्ट वेद है ये चारों में से, फर्स्ट वेदा, ठीक है। दूसरी बात, अर्लीएस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का यस अर्लीएस्ट, सबसे पुराना टेक्स्ट है। तीसरी बात, ऋग्वेद के कंपाइलर है, अभी मैं बताऊंगा कंपाइलर। कंपाइलर कौन है? तो कंपाइलर है, ऋग्वेद के कंपाइलर कौन है? तो कंपाइलर यानी कि संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, कंपाइलर है और इन्हें ही हम कहते हैं वेद व्यास। अभी सब पे हम डिस्कशन करते हैं, पहले मैं लिख लूं वेद व्यास, ठीक है। हमने ये बताया था ना, देखिए ये तो हो गया कि फर्स्ट वेदा है, मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ठीक है। अर्लीएस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ये भी बात है। कंपाइलर, कंपाइलर का मतलब संकलन करता। अब कंपाइलर की बात हम कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि वेद क्या है? वेद को कहा गया श्रुति, सुन सुन के लिखा गया है, ठीक है ना। देवताओं ने क्या किया? ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया, फिर जिनको ज्ञान दिया ऋषि मुनियों ने उसको आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद जिसे ये ज्ञान मिला उस पीढ़ी ने अपनी अगली पीढ़ी को ये ज्ञान बढ़ाया। इस तरह जेनरेशन टू जेनरेशन ये ज्ञान ट्रांसफर हुआ। बाद में इसकी अच्छी बातों को कंपाइल कर दिया गया, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है, मैंने पहले भी कहा कि जो वेदों के या वैदिक लिटरेचर के जो भी रचयिता हैं वो उसके निर्माता नहीं है, दे आर द कंपाइलर। अच्छी बातों को कंपाइल कर दिया गया, इसलिए श्रुति कहा गया पहली बात, क्योंकि सुन सुन के लिखा गया, सुन सुन के आगे बढ़ाया गया, बाद में कंपाइल किया गया। अपौरुष्य भी कहा गया, अभी मैंने बताया है। क्यों कहा गया वैदिक लिटरेचर को? क्योंकि अभी मैंने बताया कि भगवान ने ज्ञान दिया किसको? ऋषि मुनियों को, तो किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, भगवान के द्वारा ऐसा माना जाता है, इसलिए अपौरुष्य कहा गया, नित्य कहा गया वेदों को, वैदिक लिटरेचर को, क्योंकि भगवान का अंत नहीं और ज्ञान का भी अंत नहीं, बता चुका हूं मैं। तो ये कंपाइलर की बात मैंने कर ली। उसके बाद इसमें है क्या? इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन या जानकारी, ये क्या है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ
prayers offered to God। हाँ, भगवानों की, देवताओं की स्तुतियां हैं, इंद्र की, वरुण की, मित्र की और भी अग्नि की। ठीक है, तो इन लोगों की बेसिकली तो अग्नि की हर जो मंत्र है इसका भी मैं बताऊंगा, अग्नि की उपासना से शुरू होता है ऋग्वेद का। तो ये कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू गॉड्स, देवताओं की स्तुतियां, हिंदी वाले लिख सकते हैं, देवताओं की स्तुतियां। ठीक है, ये देवताओं की स्तुतियां, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके अलावा ऋग्वेद का के 3 पार्ट हैं। ठीक है, 3 पार्ट है। एक पार्ट को कहा जाता है साकल, बालखिल, देखिएगा, बालखिल और वास्कल। ठीक है, 3 पार्ट में है ऋग्वेद में, के 3 खंड कह सकते हैं। तो ये साकल, बालखिल और वास्कल। ठीक है, ऋग्वेद का एक उपवेद भी है, सबवेद ये है, और ये सबवेदा जो है या उपवेदा, इसको हम कहेंगे आयुर्वेदा। और इसे किसने, इसके रचयिता कौन है? तो ये हैं प्रजापति, ब्रह्मा, प्रजापति, ब्रह्मा कहा गया, ब्रह्मा। ठीक है ना, ब्रह्मा। ठीक है, प्रजापति। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब जो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद को देखिएगा, ऋग्वेद जो है ये बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है? मंडलाज, मंडलाज, मंडल्स में, मंडल के बाद अष्टकाज, अष्टक में, अष्टक के बाद हिम्स यानी सूक्त, इसको आप सूक्त भी कह लें, श्लोक है, हिम्स है। ठीक है, और उसके बाद ये है मंत्रा, मंत्रास या मंत्रा। तो देखिए ऋग्वेद, पहले तो इधर 3 खंड है इसके, कहीं कोई पूछ दे कि इसके कौन कौन से खंड है भाई, हाँ, या कहीं पूछा जाए तो साकल, बालखिल और वास्कल, ये 3 खंड है, एक तरह से देखा जाए पार्ट है। हाँ, और देखिए इसमें 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 श्लोकों की संख्या निर्धारित है, अभी मैं बताऊंगा। ऋग्वेद के 10 मंडल है। ऋग्वेद एक किताब है, उस किताब के कई पार्ट हो गए, मंडल में बट गया। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बनाया गया, नहीं अलग अलग तरह के 10 पार्ट किए गए होंगे। ठीक है, पहले तो ये साकल, बालखिल और वास्कल बनाए गए होंगे, उसमें मंडल्स हैं, मंडल के में अष्टकाज हैं, अष्टकाज में हिम्स हैं, और हिम्स में मंत्राज है। तो इस तरह के अलग अलग डिवीजन बनाए गए हैं ऋग्वेद में। तो 10 मंडल हैं, 8 यानी 8 अष्टकाज हैं, 1028 श्लोक या सूक्त कहें या हिम्स कहें, 1028 श्लोक कहें या सूक्त कहें। और मंत्रा जो है, ये मंत्र हैं आपको 10,580। तो देखिए 10 मंडल, ठीक है, अष्टकाज 8, सुक्ता या हिम्स, HYMNS, हिम्स को सुक्त कहते हैं, श्लोक कहते हैं, 10 तो 28 इसमें हिम्स हैं, और मंत्रा जो है
500, 10,580 हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये समझिएगा, इसमें 111 सूक्त हैं, हिम्स हैं। इसमें जो है, इसमें है 17, ठीक है, और इसमें 56 थे, 56 थे कभी, ठीक है, जो कि आज नहीं है। ऋग्वेद में ठीक से सामने सामने लिख लीजिए 111, 111 हिम्स हैं, ठीक है। बाल्खिल पार्ट में 17 हिम्स हैं और वास्कल में 56 कभी थे, लेकिन आज मैंने यहां पे कट कर दिया, अब नहीं है ये, ठीक है ना, अब ये नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कितने बच गए, 111 एंड 17। एक हजार 11 यहां कीजिएगा, 111 नहीं, 1011, 1011, ठीक है, 1011, 1011 यहां पे। उसके बाद 17 है बाल्खिल पार्ट में, और वास्कल में 56 थे जो कि अब नहीं है। तो 1011 और 17 कितने हो गए, 1028, यही है ना, देख लीजिए मिल रहा है यहां से 1011, 17 प्लस 17, 1028। तो इस तरह से है। अब इसमें देखिए हर सूक्त जो है, हर हिम्स जो है, इसमें 3 to 300 तक मंत्राज है, ये मंत्राज है। थोड़ा मैं छोटा ही लिखूं यहां पर, मंत्राज है, ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़ा सूक्त है वो 300 मंत्रों का है, सबसे छोटा वाला 3 मंत्रों का है, और 3 से 300 के बीच में कई सारे हिम्स हैं। और एक बात यहां पे देखिए, जो मंत्राज है, ठीक है, मंत्राज यहां पे आपको ये मंत्रा जो है, ये लिखिएगा एवरी मंत्रा ऑफ ऋग्वेदा starts with the worship of फायर गॉड या अग्नि, अग्नि देवता की उपासना से सभी मंत्र शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि अभी आपको ध्यान रखना है। अभी हम 10 मंडलों की बात भी करेंगे, ठीक है, मंडलों की बात हमें सिर्फ करनी है। तो यहां पर देखिए, आपको बस याद रखिए इसको। हाँ, ऋग्वेद में अगर देखेंगे तो 3 पार्ट इसके मेनली हैं, साकल, बाल्खिल और वास्कल। साकल में 1011 हिम्स या मंत्र हैं, बाल्खिल में 17 मंत्र हैं, वास्कल में 56 थे, अब नहीं है, तो इसलिए दोनों को मिलाकर 1028 हिम्स या सूक्त हो गया। 10 मंडल है ऋग्वेद में, 8 अष्टकाज हैं, ठीक है, और 1028 सूक्त हैं, जिसमें इस सूक्तों हर सूक्त में जो है वो कोई भी सूक्त जो होगा वो मिनिमम 3 मंत्र का होगा, या मैक्सिमम 300 मंत्रास का हो सकता है। इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक बात हो गई। अब मंत्र कितने हैं, 10580,
10,580 एंड एवरी मंत्र ऑफ ऋग्वेदा स्टार्ट्स विद द वर्शिप ऑफ फायर गॉड। अग्निदेव देवता के या फायर गॉड के उपासना से शुरू होता है हर मंत्र। ऋग्वेद का पहला वेद है। हाँ, अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। कंपाइलर इसके हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन, या इनको हम वेद व्यास भी कह ले। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है। इसमें क्या है इंफॉर्मेशन? ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है, प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, ऑफर टू गॉड्स। हाँ, ठीक है, देवताओं की स्तुतियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ऋग्वेदास हैज so many things in common with the Avesta, and that is the Avesta is the text of Iranian language। ईरानी टेक्स्ट है ये, ठीक है ना। तो उससे बहुत सारे गॉड भी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी बहुत सारे मिलते जुलते हैं। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो आपको पता चलेगा। तो अब हम ऋग्वेद के 10 मंडलों की बात करेंगे। इसे मैं मिटाता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब ऋग्वेद के 10 मंडल जो हैं, हाँ, वी विल टॉक अबाउट दैट एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दोज मंडल्स। हाँ, तो उनमें हम देखते हैं, 10 मंडलों की बात करते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं ऋग्वेदा 10 मंडल्स, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। तो ये 10 मंडल मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये 10 मंडल, अब देखिए इसमें जो सेकेंड से 7th तक है, दूसरे से 7वें मंडल तक, तो ये पुराने हैं, बाकी बाद में जोड़े गए हैं। और कहा जाता है कि पहला और 10वां जो है वो लेटेस्ट है। सबसे लेटेस्ट जो है वो 10वां है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए किताब लिख दिया गया, अब उसमें कोई चेंज करना है तो बाद में कुछ और, अगर मान लीजिए हमें पहले चैप्टर पे इसे ना रख के किसी और को रखना है तो हम उठा के कोई और चीज लिखेंगे, कोई और मटेरियल बनाएंगे, उसको हम पहले चैप्टर में डाल देंगे। तो यही हुआ है, पहले ये किताब लिखा गया, ठीक है, सेकंड से 7th मंडल तक पहले लिखा गया, तो ये शुरुआत में लिखा गया, बाद में फर्स्ट जोड़ा गया, जरूरत पड़ी होगी तो इसके पहले कुछ और चीजें लिख के डाली गई होंगी। तो फर्स्ट और 10th जो है इसे लेटेस्ट कहा जाता है, नवीनतम, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पहले से भी बाद का है 10वां, यानी 10th जो है वो लेटेस्ट है। फर्स्ट और 10th तो लेटेस्ट है ही, लेकिन उसमें भी जो लेटेस्ट है दोनों में, पहले और 10वें में, वो 10वां है। और ये तो प्राचीनतम है, यानी अर्लीस्ट है। तो ये अर्लीस्ट मंडल मैं लिख देता हूं। पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये है अर्लीस्ट मंडल या ओल्डेस्ट, या अर्लीस्ट मंडल। ये अर्लीस्ट, हिंदी में कहें प्राचीनतम, प्राचीनतम मंडल, यानी कि सेकेंड से 7 तक प्राचीनतम मंडल है। और ये सभी, इन सभी मंडलों में सेकेंड से लेकर 7th तक किसी ना किसी सेंट का, हाँ, यानी ऋषि मुनियों का योगदान रहा है, इसलिए इसे हम ऋषि मंडल भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम किसी ना किसी वंश से जुड़ा हुआ है, गोत्र से जुड़ा हुआ है, तो गोत्र मंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हैं, तो इन नामों को भी आप लिख सकते हैं। अर्लीस्ट मंडल को ही मैं यहां लिख देता हूं, अर्लीस्ट मंडल को ही, जो सेकेंड से 7th तक है, इन्हें ही हम कहेंगे। मैं पहले लिख देता हूं ऋषि मंडल, ऋषि मंडल,
गोत्र मंडल, क्लैन मंडल, क्लैन भी कहते हैं, क्लैन इंग्लिश में हो जाएगा ना, ऋषि मंडल, गोत्र मंडल, क्लैन मंडल, क्लैन मतलब वंश से रिलेटेड होता है, तो क्लैन मंडल, तो ये आप याद रख सकते हैं, ऋषि मंडल, गोत्र मंडल, ठीक है, ये तीनों जो है अर्लीस्ट सेकंड से सेवेंथ के लिए है, ठीक है ना, ये तीनों। मैं इसे घेर भी देता हूं ताकि आपको समझने में, ठीक है, अर्लीस्ट मंडल सेकंड से ये वाला है, ठीक है, सेकंड से सेवेंथ तक, और अर्लीस्ट मंडल को ही कहा जाता है ऋषि मंडल, गोत्र मंडल, क्लैन मंडल, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब जो है हमें देखना है कि सेकंड से फोर्थ मंडल, सेवेंथ मंडल जो है वो किन किन ऋषियों से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, देखिएगा, ये है पहले जो है, हाँ, गृत, समद, समद, भार्गवा, घृत, समद, भार्गवा। दूसरे हैं विश्वामित्र, विश्वामित्र। तीसरे हैं, यहां से सेकंड से देखिए, सेकंड मंडल किस ऋषि से संबंधित है, तो घृत, समद, भार्गव, इन्होंने लिखा हुआ है इसे, ठीक है ना। थर्ड विश्वामित्र, फोर्थ वामदेव, फिफ्थ अत्रि, अत्रि, सिक्स्थ भारद्वाज, द्वाज, सेवेंथ जो है वशिष्ठ, वशिष्ठ। तो सेकंड से सेवेंथ मंडल जो है ये किसी ना किसी ऋषि मुनि से जुड़ा हुआ है, तभी तो इसको कहा गया ऋषि मंडल। हाँ, ये किसी न किसी गोत्र के बारे में, वंश के बारे में जानकारी देंगे इसमें, तो गोत्र मंडल, क्लैन मंडल, कुछ भी कह सकते हैं, अर्लीस्ट मंडल, ओल्डेस्ट मंडल, कुछ भी कह ले, ठीक है, प्राचीनतम मंडल। तो ये लिखा है, दूसरा लिखा है घृत, समद, भार्गवा ने, ठीक है। तीसरा लिखा है, तीसरा मंडल विश्वामित्र। चौथा जो है वो वामदेव है, चौथे के लिए, हाँ, वामदेव ने लिखा। फिफ्थ जो है अत्रि, सिक्स जो है भारद्वाज, और सेवेंथ जो है वशिष्ठा या वशिष्ठ। तो ये है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र लिखा है, गायत्री मंत्र सबको याद होना चाहिए, बिल्कुल गायत्री मंत्र बिल्कुल याद होना चाहिए। जो भी हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं, जो इस्लाम में बिलीव करते हैं, उनका भी एक अलग धर्म है और उनको भी अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, ठीक है। जिस धर्म में जो भी है उसे मानना चाहिए। तो गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र जो लिखा है वो विश्वामित्र ने लिखा है, और आज है कि किस मंडल में है, तो थर्ड मंडल में है गायत्री मंत्र, ठीक है। हिंदी में मैं लिख देता हूं गायत्री मंत्र, मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो है वो थर्ड मंडल में है, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। फोर्थ मंडल में क्या है, देखिए, फोर्थ मंडल जो है ये जो है ये डेडिकेटेड है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। और फोर्थ मंडल के बेसिकली ये
57th हिम्स है या 57वां सूक्त है। हाँ, एग्रीकल्चर के लिए देखिए, ये है एग्रीकल्चर, अगर कहा है तो इसमें है, कृषि की से संबंधित बातें हैं। और देखिए, मैं इससे पता ये चलता है कि सिर्फ इसी में 4th मंडल के 57वें सूक्त में, 4th मंडल के 57वें सूक्त में यानी 57th हिम्स में 24 मंत्र जो है, 24 मंत्रास, वो रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से। बाकी ऋग्वेद में कहीं भी एग्रीकल्चर की चर्चा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि एग्रीकल्चर को वो महत्व ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं था, उसका महत्व जाके बढ़ेगा। यहां पर ऋग्वैदिक पीरियड में पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का ज्यादा महत्व था। एग्रीकल्चर का महत्व बढ़ेगा लेटर वैदिक पीरियड में, यानी 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। ठीक है, ऋग्वेद का पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो एग्रीकल्चर है, और इसमें एग्रीकल्चर में कहां पे चर्चा है? 57th सूक्त या हिम्स, 57th हिम्स श्लोक है, 57वां श्लोक है, और इसमें 24 मंत्रास है। ठीक है, 24 मंत्र है। यहीं पर पृथुवैन्य की चर्चा हुई है, और पृथुवैन्य कौन है? फर्स्ट कृषि वैज्ञानिक माने जाते हैं, फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए, पृथुवैन्य, हिंदी में भी लिखा है, स्पेलिंग में देखिए, पृथुवैन्य। पृथुवैन्य, ठीक है, पृथुवैन्य। और ये पृथुवैन्य है कौन? ये हैं फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम कृषि वैज्ञानिक हैं पृथुवैन्य, जिनकी चर्चा मिलती है कहां पे? 4थे मंडल में। ठीक है ना, 4थे मंडल में। अच्छा, इसमें 4थे मंडल में एक और बात है, 3 मंत्र हैं जो 3 राजाओं द्वारा है। हाँ, ये भी आता है एग्जाम में कई बार कि कौन से मंडल में 3 राजाओं द्वारा मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो 3 mantras by 3 kings, 3 मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो मंत्र हैं, ये जो राजा हैं, ये 3 राजा, ध्यान दीजिएगा, ये हैं त्रासदस्यु, अजमीढ़, पुढ़मीर। हिंदी में मैं लिख देता हूं, त्रासदस्यु, अजमेर और पुरमीर। ठीक है ना, अजमेर और पुरमीर। त्रासदस्यु, अजमेर, पुरमीर, ध्यान दीजिएगा, त्रासदस्यु, अजमेर और पुरमीर, ये 3 राजाओं द्वारा 3 मंत्र दिए गए हैं इसमें। ठीक है, यहां पर 4थे
मंडल में, जो कि वामदेव द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इसको आपको याद रखना है। अब जो है फिफ्थ और सिक्स्थ मंडल है, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। सेवेंथ मंडल, सेवेंथ मंडल की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट मंडल है, क्योंकि इसमें एक वॉर ऑफ 10 किंग्स, इसकी चर्चा है 10 राजन वॉर की। तो ये हम अभी देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसे मिटा लेता हूं, क्योंकि ये अगर मैं मिटा दूंगा तो हमारे पास स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं मिटा लेता, देखिए ये वॉर ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन वॉर भी आप कहते हैं इसे, 10 राजन युद्ध। देखिए कई जगह आपको तालाबे श भी लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह ये दंत स भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि 10 की बात हो रही है तो 10 तो दंत स से लिखा जाएगा, इसलिए मैंने 10 राजन लिखा। वॉर ऑफ 10 किंग्स। अब इसमें देखिए, इसमें एक तरफ है सुदास, जो कि भरत कबीले के हैं। ये भरत एक कबीला था, ट्राइब था, हाँ, आर्यों का, तो इस कबीले से हैं। तो ये आर्य हैं और इनके खिलाफ इकट्ठा होते हैं 5 आर्य और 5 अनार्य, यानी 5 आर्यंस एंड 5 नॉन आर्यंस, यानी 5 5 10, तो 10 राजाओं का की लड़ाई हो गई इनके खिलाफ। तो सुदास जो है, ऐसे लिख देते हैं सुदास, सुदास जो है, सुदास एक तरफ सुदास है, ठीक है, सुदास, और सुदास के खिलाफ जो लड़ाई होती है, तो सुदास के खिलाफ वर्सेज ये 10 किंग्स हैं। तो 5 इसमें आर्यंस एंड 5 नॉन आर्यंस। पांच आर्य और 5 अनार्य हैं, नॉन आर्यंस, तो ये लोग हैं। तो इनमें और इनमें लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो वर्सेज ये, ठीक है, सुदास वर्सेज ये 10 किंग्स, ये 10 किंग्स हैं, 10 किंग्स, 10 राजा है। ये लड़ाई होती क्यों है, देखिए, ये सुदास जो है ये भरत कबीले के हैं, जान लीजिए, सुदास भरत कबीले के। एक बात और ध्यान रखिए, और भरत कबीले के हिसाब से ही भरत के नाम पे ही भारतवर्ष नाम भी पड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सुदास ने पहले क्या किया था, इनके जो पृष्ठ थे, पुरोहित थे, ये विश्वामित्र थे, ठीक है। इनके जो सुदास के पुरोहित थे ये विश्वामित्र थे। अब इन्होंने क्या किया, विश्वामित्र को हटा दिया और उसकी जगह पे रख लिया, उनकी जगह पे, विश्वामित्र की जगह पे रखा वशिष्ठ को। तभी विश्वामित्र ने इसी कारण से 5 आर्यों को और 5 अनार्यों को इकट्ठा किया और ये लड़ाई हुई। और इस लड़ाई में जीता कौन, विनर कौन था, विक्ट्री लिखिए, विक्ट्री किसकी हुई, विक्ट्री हुई, विक्ट्री हुई सुदास की, ठीक है, विक्ट्री हुई सुदास की। और ये कहां लड़ा गया, ये लड़ा गया एट दी रिवर बैंक ऑफ रावी, रावी नदी के किनारे। और रावी को ही आज का रावी है, रावी को पहले क्या कहा जाता था, इसको परोशनी लिखिए, बाद में ब्रैकेट में रावी लिखिएगा, परोशनी,
और परोशनी को ही आज कहा जाता है रावी। ध्यान रखिएगा। तो अब से कहीं पूछा जाए कि वार ऑफ 10 किंग्स की चर्चा कहां पे है, तो 7th मंडल में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किस नदी के किनारे, तो परोशनी नदी के किनारे। बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, परोशनी नदी के किनारे। ठीक है, परोशनी नदी के किनारे, जिसमें 5 आर्य हैं और 5 नॉन आर्यंस है। इसके भी नाम मैं लिखवा सकता हूं, 5 आर्यों के और 5 नॉन आर्यंस के, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए, मैं बोल देता हूं। 5 आर्यन में आपको है, आपको अनु, द्रोहु, यदु, तुर्वस और क्रीवी। ठीक है, अनु, द्रुहु, तुर्वस, यदु और क्रीवी, ये 5 आर्यंस हैं। और 5 अनार्यंस जो हैं वो है अनिल, पक्थ, भलानस, शिव और विषाणिन। ठीक है ना, विषाणिन। तो ये जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, इसे मैंने बोल दिया, लिखा नहीं यहां पर। तो ये आपको बस ध्यान देना है कि 5 आर्यन थे, 5 नॉन आर्यंस थे, 5 आर्य, 5 अनार्य, और सुदास के साथ इनकी लड़ाई होती है। सुदास वर्सेस 10 किंग्स मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहां पर, सुदास वर्सेस 10 किंग्स। ये लड़ाई कहां होती है, परोशनी नदी के किनारे। और यही परोशनी नदी, हिंदी में भी मैं लिख दूं, परोशनी नदी, देखिए पुरोशनी, परोशनी या पुरोशनी, परोशनी, परुषणी नदी। ठीक है ना, परुषणी, परुषणी नदी के किनारे। और रावी कहा जाता है आज के समय में उसी नदी को। और विक्ट्री किसकी होती है, जीत किसकी होती है, सुदास की। कारण क्या था, विश्वामित्र हुआ करते थे इनके पुरोहित, बाद में इन्होंने विश्वामित्र को हटा दिया और बना लिया पुरोहित, पृष्ठ बना लिया अपना, किसको, वशिष्ठ को। और इसी वजह से विश्वामित्र ने 5 आर्यों को और 5 अनार्यों को एक जगह इकट्ठा करवाया और ये लड़ाई हुई, जिसमें सुदास की विजय हुई। और एक बात और मैं बता दूं, अभी तो 5 आर्यों की मैंने बात बताई है। अगर आर्यों की बात करें तो 5 ऐसे आर्य हैं, जैसे कि पुरु, यदु, अणु, द्रुहु, तुर्वस। ये जो है ना, तो ये आप एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, आर एस शर्मा में। आर एस शर्मा में शायद नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये जो 5 हैं, इनको या मिल भी जाए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ये 5 जो हैं, ये इन्हें पंचजन कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है ना, पंचजन कहा गया है ऋग्वेद, चर्चा शायद है इसमें एनसीईआरटी में। तो आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैंने बोल ही दिया। ठीक है, पुरु, अणु, द्रुहु, ठीक है, तुर्वस और यदु। पुरु, अनु, द्रुहु, तुर्वस, यदु, ये 5 जो हैं, इनको पंचजन कहा गया है ऋग्वेद में। ये आर्य हैं, कबीले, आर्य, ये कबीले हैं आर्यों के, तो इनको पंचजन कहा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक हमने लिख दिया यहाँ पर सारा 7वें मंडल में। तो जो हमने वामदेव वाला वो एग्रीकल्चर की बात बता ही दी कि जो एग्रीकल्चर में 57वें सूक्त में, 57वें यानी 57th हिम्स में 24 मंत्र हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। इसी में चर्चा है पृथुवैद्य की, जो कि फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, प्रथम कृषि वैज्ञानिक भारत के माने जाते हैं। तो ये कहां पे है, 4th मंडल में है, वामदेव वाले में। ठीक है, और 3 राजाओं की ने 3 मंत्र दिए हैं इसमें, जैसे कि 3 राजा हैं, त्रासदस्यु, पुरमीर और अजमेर, ये मैंने बता दिया। गायत्री मंत्र 3rd मंडल में है, लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गायत्री मंत्र, 3rd मंडल में है, लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा। तो ये है। अब हम चर्चा करेंगे आगे की, तो इसे मैं मिटाता हूं और फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं, 8th को नहीं देखना है, 9th और 10th मंडल को हम देखते हैं। ठीक है, तो 9th मंडल इंपॉर्टेंट है। 9th मंडल जो है, ये 9th मंडल जो है, ये जो है 9th मंडल, ये जो है दैट इज डेडिकेटेड टू, दिस मंडल इज डेडिकेटेड टू, ये समर्पित है सोम गॉड, सोम देवता को, सोम गॉड।
सोम गॉड को, तो सोम गॉड को ये समर्पित है। अब ये सोम गॉड कौन है? ये इंद्र को ही सोम गॉड कहा जाता है। इनको सोमापा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये समझ लीजिए, सोमापा, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं सोमापा। सोमापा, सोमापा क्यों कहा जाता है? देखिए, सोम रस निकलता था, कहा जाता है इंद्र उसका सेवन करते थे, ठीक है, इंद्र जो है सोम रस का सेवन करते थे। और ये सोम रस कहां मिलता था? ये मुजवंत पर्वत है, मुजवंत माउंटेन, हाँ, आज का जो अभी आधुनिक अफगानिस्तान है उसी इलाके में ये मुजवंत पर्वत होता था, तो वहां ही सोमरस निकलता था, ठीक है। तो उसी सोमरस का जो सेवन करते थे वो इंद्र करते थे, इसलिए इंद्र को ही सोमापा कहा गया। तो ये सोम देवता यानी इंद्र को, इंद्र भी लिख लीजिए यहां पर, इंद्र, ठीक है। तो इंद्र को समर्पित है 9th मंडल। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे 10th मंडल पे। चलिए, तो अब हम आखिरी मंडल की बात करते हैं, 10th मंडल की, ठीक है। तो 10th मंडल में देखिए, 10th मंडल, एक तो ये लेटेस्ट मंडल है यानी नवीनतम, लेटेस्ट, नवीनतम, नवीनतम। ऐसा क्यों? मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट और 10th जो है ये लेटेस्ट है। सेकेंड और सेकेंड से 7th तक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, यानी सेकेंड से 7th तक अर्लीस्ट कहें, ओल्डेस्ट कहें, प्राचीनतम मंडल है। लेकिन फर्स्ट और 10th बाद में जोड़े गए हैं, ये नवीनतम है, लेटेस्ट है। लेकिन फर्स्ट और 10th में भी बात करें तो 10th जो है ये फर्स्ट से भी ज्यादा नवीनतम है, ठीक है, लेटेस्ट है। तो सबसे बाद में 10th आया, तो लेटेस्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ बातों की चर्चा मिलेगी। 10th मंडल में है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। 10th मंडल में है नदी सूक्त। नदी सूक्त का मतलब, इसको हिंदी में भी नदी सूक्त, रिवर है, नदी, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और विवाह, विवाह सूक्त, विवाह से, मैरिज से रिलेटेड। तो इन दोनों पे तो हम बाद में देखेंगे, आगे हमें देखना है, नदियों के बारे में भी देखेंगे और विवाह के बारे में भी, जब सामाजिक एस्पेक्ट को, सोशल एस्पेक्ट को हम देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ विवाह के कई तरह के विवाह होते थे, अनुलोम विवाह, हाँ, प्रतिलोम विवाह, बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो जो सिस्टम था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, अभी बस इतना जान लेना है कि पुरुष सूक्त कहाँ है भाई, तो 10th मंडल में। नदी सूक्त कहाँ है, 10th मंडल में। विवाह सूक्त कहाँ है, 10th मंडल में। अब इसमें पुरुष सूक्त में दो बातों को समझना है। क्या? इसमें वर्ण की चर्चा है, वर्ण, वर्ण, वर्ण या वर्ण हम हिंदी में लिखें। अब ये जो चर्चा है ना, तो ये देखिए दो चीजों की चर्चा है इसमें। ये वर्ण का मतलब, चूंकि ये ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में एक तो मैं हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको गौर वर्ण और श्याम वर्ण, अब गौर वर्ण और श्याम मैंने फेयर कंप्लेक्शन और डार्क कंप्लेक्शन, मतलब ये वर्ण जो है ये कलर कंप्लेक्शन को लेके ये वर्ण की चर्चा है। ये उस वर्ण की चर्चा नहीं है जो जाति व्यवस्था, जो कि व्यवसाय के आधार पर, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इनकी चर्चा नहीं है, वैश्य। तो ये चार जो वर्ण आप पढ़ेंगे बाद में, तो वो वर्ण व्यवस्था अलग है। यहां जो ऋग्वेद में चर्चा है, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में चर्चा जो है ये कॉम्प्लेक्शन को लेके है। गौर मतलब फेयर, ये है डार्क, डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेके। तो ये जो है ये कलर की बात यहां पे हो रही है। वर्ण का मतलब यहां पे मैं लिख भी देता हूं, कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही है।
कंप्लेक्शन की बात हो रही है, फेयर कंप्लेक्शन, डार्क कंप्लेक्शन। तो ये बाद में यही जब जाएगा कहां पे, ये वर्ड की चर्चा जब आपकी होगी उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक के पीरियड में, यानी 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी वाला जो पीरियड है उसमें जो चर्चा होगा, तो उस चर्चा में ये देखेंगे ये वर्ण का मतलब बदल जाएगा। वहां पर यहां कंप्लेक्शन है, वहां जाति व्यवस्था, व्यवसाय के आधार पर, ठीक है ना, तो वो सब चीजें वहां पे होंगी। ठीक है। दूसरा, पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है। ठीक है, विराट पुरुष की चर्चा की गई है पुरुष सूक्त में ही। तो उस विराट पुरुष में देखिए, यहां मैं लिख देता हूं, यहां इसको मैं हटा रहा हूं या मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे पुरुष सूक्त में ही एक जो विशाल पुरुष की चर्चा हुई है, ये तो कॉम्प्लेक्शन हो गया, ये रुक जाइए, ये जो है वर्ण का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्शन। और ये जो है एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है। ठीक है ना, ये विराट पुरुष जो है, ये विराट पुरुष जो है, तो इस विराट पुरुष से ही कल्पना की गई है, इसके दिमाग से, ब्रेन से जो है ब्राह्मण जाति का उदय हुआ। ठीक है, ब्राह्मण, क्योंकि दिमाग वाले लोग थे वो, तो सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण को माना गया। ठीक है, तो ब्राह्मण यहां से आ गया। हाँ, हाथों से, क्योंकि हाथ से लड़ने का काम होता था, वॉर का काम होता था, तो इनको क्षत्रिय कहा गया। के से लिखा जाएगा क्षत्रिय, लेकिन मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं ताकि कहीं बहुत लोगों को क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय। और यहां से क्या होगा, पेट से, चूंकि उदर पूर्ति का काम, पेट भरने का काम, ये जो है ये वैश्यों के द्वारा, ये व्यापारी वर्ग के लोग थे, तो इनका मेन जो है व्यापार करना था, तो उसको लिंक किया गया पेट भरने से, उदर पूर्ति से। तो ये यहां से पेट से क्या हो गया, वैश्य हो गए, वैश्य कह सकते हैं। और पैर से शूद्र, जो कि इन तीनों की सेवा करेंगे, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी और वैश्य का भी। ठीक है, इन तीनों की सेवा करेंगे। तो ये हमारा जाकर ऋग्वेद अभी खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अन्य वेदों की तरफ बढ़ेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर.